गुड इवनिंग मैम। तो लास्ट क्लास में हम लोगों ने डिस्कस किया था, हमने बहुत ही बेसिक रेस्पिरेशन के बारे में चीजें डिस्कस की थी, लाइक एरोबिक, एनारोबिक रेस्पिरेशन, उनमें क्या क्या चीजें हो रही हैं, कैसे अपने को क्वेश्चंस बन सकते हैं। आज हमें थोड़ा सा उसके आगे पढ़ना है, लाइक रेस्पिरेशन इन प्लांट्स किस तरीके से होगा, प्लांट्स में कैसे परफॉर्म हो रही है ये रिएक्शन, ये प्रोसेस, देन ह्यूमंस में कैसे परफॉर्म हो रही है, और फिर उसके बाद हम पढ़ेंगे कि जो लोअर ऑर्गेनिजम्स हैं उनमें कैसे परफॉर्म हो रही है। ठीक है, सो अभी कल तक के पोर्शन में अगर किसी को कोई डाउट हो तो प्लीज पूछो, फिर मैं आगे लेक्चर स्टार्ट करूं। नो डाउट, ओके, यस, किसी को डाउट है प्लीज। नो, ठीक है। So let's start further. Let's discuss respiration. Let's discuss respiration in plants. प्लांट्स में किस तरीके से रेस्पिरेशन का प्रोसेस जो है वो ऑब्जर्व हो रहा है। ठीक है, सो अभी तक हमने ये देखा है, क्या अभी तक आप लोगों ने कोई भी ऐसा कभी पढ़ा होगा कि प्लांट में यार ये एक पर्टिकुलर रेस्पिरेटरी ऑर्गन है जो प्लांट में प्रेजेंट होता है और वहां पर रेस्पिरेशन का काम परफॉर्म कर रहा है। लाइक हम ऑर्गेनिजम्स में, हम मल्टीसेल्युलर एनिमल्स में हम पढ़ते हैं कि यार मैक्सिमम, आपने 9th में भी डाइवर्सिटी वाला चैप्टर पढ़ा है, उसमें आपने देखा है कि मैक्सिमम एनिमल्स में कुछ ना कुछ एक रेस्पिरेटरी ऑर्गन होता है जो कि उनको हेल्प कर रहा है रेस्पिरेशन में। लाइक आर्थ्रोपोडा से जब आप आगे बढ़ते हैं तो उनमें कोई ना कोई एक रेस्पिरेटरी ऑर्गन आपको मिलता है जो कि सब में प्रेजेंट है। लाइक फिशेस में गिल्स प्रेजेंट है, हमारे अंदर लंग्स प्रेजेंट है, जो और लोअर ऑर्गेनिजम्स हैं उनमें कुछ और ग्लैंड्स प्रेजेंट है, कुछ स्ट्रक्चर्स प्रेजेंट होती हैं जो उसमें परफॉर्म कर रहे हैं। लेकिन प्लांट्स में ऐसा कोई भी पर्टिकुलर ऑर्गन या कोई डेडिकेटेड सिस्टम नहीं है किसके लिए, बाहर से ऑक्सीजन को ग्रास्प करने के लिए। ठीक है, नाउ अब प्लांट्स के जब भी हम रेस्पिरेशन की बात करते हैं तो दिमाग में थोड़ा सा कंफ्यूजन क्रिएट होता है, क्योंकि हमें पता है कि प्लांट साथ में फोटोसिंथेसिस भी कर रहे हैं। सो प्लांट्स जो फोटोसिंथेसिस करके ऑक्सीजन बना रहे हैं, तो क्या उसके बाद उनको बाहर से ऑक्सीजन की रिक्वायरमेंट है, या उसी ऑक्सीजन से उनका काम चल जाएगा? या कई लोगों के दिमाग में तो ये भी क्लियर नहीं होता कि क्या प्लांट्स रेस्पिरेशन करते हैं, वो क्यों रेस्पिरेशन करें। कई लोगों के दिमाग में ये भी क्लियर नहीं होता है कि यार वो क्यों रेस्पिरेशन करेंगे, वो तो फोटोसिंथेसिस करते हैं। नहीं, वो फोटोसिंथेसिस करते हैं, दैट इज अ एडिशनल टास्क, वो उनका स्पेशल टास्क है जो कि वो कर सकते हैं। लेकिन रेस्पिरेशन करना हर एक सेल की बेसिक रिक्वायरमेंट है एनर्जी प्रोड्यूस करने के लिए, एटीपीज को प्रोड्यूस करने के लिए, जो उसे करना ही होगा। तो प्लांट्स में भी क्या होना है, रेस्पिरेशन प्रोसेस होना ही होना है। सेम इसी तरह एरोबिक रेस्पिरेशन की तरह ही वहां पर भी क्या होगा, एरोबिक रेस्पिरेशन होगा सेल्स में। सेल एरोबिकली एनर्जी प्रोड्यूस करेंगी, किसको बर्न करेंगी, ग्लूकोज को बर्न करेंगी, सेम उसी ऑक्सीजन की प्रेजेंस में। अब वो ऑक्सीजन जो है वो दिन में तो क्या है, फोटोसिंथेसिस के थ्रू जो ऑक्सीजन प्रोड्यूस हो रही है उसमें से ही थोड़ी सी ऑक्सीजन उन्होंने ले ली और अपना काम चला लिया। लेकिन जो फोटोसिंथेसिस में ऑक्सीजन प्रोड्यूस होती है उसका जो अमाउंट है वो काफी ज्यादा होता है, रेदर देन उनको जो ऑक्सीजन लेनी है किसमें, रेस्पिरेशन प्रोसेस। तो रिमेनिंग जो ऑक्सीजन होती है वो बहुत ज्यादा होती है और प्लांट से बाहर स्टोमेटा के थ्रू निकाल दी जाती है। ठीक है, लेकिन एट द टाइम नाइट टाइम में फोटोसिंथेसिस नहीं हो रहा है, तो नाइट टाइम में उनको क्या है, कंटिन्यूअसली ऑक्सीजन की रिक्वायरमेंट होती है और उस ऑक्सीजन के थ्रू ही वो अपनी एक्टिविटीज को क्या है, सेल्स अपनी एक्टिविटीज को सरवाइव कर पाती है। तो अब अगर प्लांट्स में हमें ये क्लियर हो गया कि प्लांट सेल्स में भी रेस्पिरेशन हो रहा है सेम उसी तरीके से जैसे हमारी बॉडी में हो रहा है। ऑक्सीजन की सप्लाई की जहां तक बात है वो भी हमारे दिमाग में क्लियर है कि डे टाइम में जो ऑक्सीजन की सप्लाई है वो फोटोसिंथेसिस के थ्रू हो रही है और नाइट टाइम में वो बाहर से ही उन्हें क्या लेना पड़ रहा है, ऑक्सीजन लेना पड़ रहा है। डे टाइम में भी अगर बात करूं तो प्लांट्स में सिर्फ लीव्स ही वो पार्ट हैं जिनको ऑक्सीजन जो है तुरंत अवेलेबल मिल पा रही है। लाइक लीव्स तो फोटोसिंथेसिस कर रही हैं, स्टेम या रूट्स तो फोटोसिंथेसिस नहीं कर रहे हैं, तो वहां तक ऑक्सीजन कैसे पहुंचेगी? भाई लीव्स में तो ठीक है फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस चल रहा है स्टोमेटा के थ्रू, बाकी सारी चीजें हो रही हैं, उनको ऑक्सीजन रेडिली अवेलेबल मिल गई, सेल के अंदर ही ऑक्सीजन प्रोड्यूस हो रही थी, वहां माइटोकॉन्ड्रिया को भी ऑक्सीजन मिल गई, उसने यूज कर लिया, एनर्जी प्रोड्यूस हो गई।
बट व्हाट अबाउट स्टेम सेल्स एंड रूट सेल्स? वहां पर भी कंटिन्यूअस रेस्पिरेशन की जो रिएक्शन है वो चलेगी ही चलेगी और उनको भी ऑक्सीजन की जरूरत पड़ेगी। अब प्लस इस चीज में एक और चीज होती है कि प्लांट्स में कोई ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम नहीं है ऑक्सीजन के लिए। हमारी बॉडी में ब्लड सारी चीजों को फ्लो कर रहा है, लेकिन प्लांट्स में जो ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम है वो सिर्फ वाटर और फूड के लिए है, ऑक्सीजन नहीं लेके जाता है वो। तो यानी कि वहां हर एक पार्ट को अपने लिए ऑक्सीजन का अरेंजमेंट खुद ही करना होता है। लाइक अगर मैं रूट्स की बात करूं तो रूट सेल्स हैं, वो रूट सेल्स अपने आसपास की जो सॉइल है वहीं से ही उनमें क्या होगा, ऑक्सीजन ली जाएगी वाया डिफ्यूजन। देखिए अब इसमें हम डिफरेंट पार्ट्स में इसको डिवाइड करके पढ़ते हैं कि प्लांट्स में किस तरीके से रेस्पिरेशन होगा। पहले अगर हम रूट्स की बात करते हैं कि रूट सेल्स जो हैं वो कैसे ऑक्सीजन जो है वो ले पाएंगे, तो रूट्स की अगर हम बात करते हैं, अगर मैं बोल रही हूँ कि ये प्लांट है और यहाँ पर इसके पास ये रूट्स हैं, रूट्स में जो एपिडर्मल सेल्स होती हैं, रूट्स की जो एपिडर्मल सेल्स होती हैं, उन एपिडर्मल सेल्स से फाइन रूट हेयर्स निकलते हैं, बहुत ही फाइन। वो रूट हेयर्स इतने फाइन होते हैं कि वो एक सिंगल सेल थिक होते हैं, केवल एक सेल ही होती है उनमें, इतने तो फाइन हो सकते हैं वो रूट हेयर्स। तो वो रूट हेयर्स क्या हैं, पर्टिकुलरली कहां से अराइज हो रहे हैं, एपिथेलियल सेल्स ऑफ रूट्स। रूट्स की एपिथेलियल सेल से ये रूट हेयर्स अराइज हो रहे हैं। ये रूट हेयर्स बहुत ही थिन हैं और किसके डायरेक्टली कांटेक्ट में हैं, सॉइल पार्टिकल्स के डायरेक्टली कांटेक्ट में हैं। और उन सॉइल पार्टिकल्स के बीच में क्या है, ऑक्सीजन के मॉलिक्यूल्स भी हैं। वही ऑक्सीजन के मॉलिक्यूल्स डिफ्यूजन प्रोसेस के थ्रू कहां एंटर करेंगे, इन सेल्स में एंटर करेंगे। और अगर उसे थोड़ा बहुत लाइक एक सेल से दूसरी सेल में या लाइक रूट की सेल्स में अगर ट्रांसपोर्ट होना है तो वो सब भी किसके थ्रू हो जाता है, डिफ्यूजन के थ्रू ही एक साथ हो जाता है। तो रूट की जितनी भी सेल्स हैं वो कैसे अपना रेस्पिरेशन का टास्क परफॉर्म कर रही हैं, वो सॉइल पार्टिकल्स से ऑक्सीजन ग्रैस्प कर रही है, वहां से ऑक्सीजन ले रही है। कैसे ले रही हैं, थ्रू डिफ्यूजन प्रोसेस। और कौन हेल्प कर रहा है उसमें, बहुत ही फाइन रूट हेयर्स। रूट हेयर्स इतने फाइन है कि वो सेल्स जो हैं, लिविंग सेल्स, डायरेक्टली कांटेक्ट में हैं बाहर के एनवायरनमेंट के, और वहां से डिफ्यूजन प्रोसेस के थ्रू डायरेक्टली एयर जो है अंदर आ रही है, यानी कि ऑक्सीजन अंदर आ रही है और कार्बन डाइऑक्साइड जो प्रोड्यूस हो रही है वो बाहर जा रही है। तो ये किसमें परफॉर्म हो रहा है, ये किसमें परफॉर्म हो रहा है, रूट्स में। इस तरीके से रेस्पिरेशन जो है वो परफॉर्म किया जा रहा है। Any doubts? Please बताइए, any doubt है यहाँ तक? No, miss. So there is a doubt, एक chat में लिखा है कृष्णा ने, why the root hairs can't get broad? वो बड़े क्यों नहीं हो सकते? अगर बड़े ही होना होता, हाँ बोलो, बताओ, तुम भी पढ़ती हो, मेरे को पढ़ लेना। बातें नहीं अरे करो। कार्टून चल रहा है। अगर रूट हेयर्स को थिक ही होना होता तो फिर रूट हेयर्स की जरूरत ही क्या होती, वो तो रूट से काम कर लेती। रूट हेयर्स को बनाया ही इसलिए गया था प्लांट्स में ताकि वो इतनी थिन स्ट्रक्चर होने के साथ साथ किसमें हेल्प कर सकें, वाटर के एब्जॉर्प्शन में हेल्प कर सकें, एयर लेने में हेल्प कर सकें, इन सब चीजों में हेल्प कर सकें। बाकी जो रूट्स हैं वो तो बहुत थिक है, मोटी मोटी, और वहां से क्या निकल रही है, फाइन सेल्स निकल रही हैं, बिल्कुल पतली पतली। और वो फाइन सेल्स जितनी ज्यादा होंगी उतना ही ज्यादा उनका क्लियर कांटेक्ट होगा। या मैं एक वर्ड में बोलूं तो रूट हेयर्स क्या करते हैं, अगेन वो सरफेस एरिया बढ़ा देते हैं हर तरीके के एब्जॉर्प्शन के लिए रूट्स में। तो इसीलिए रूट हेयर्स जो होते हैं वो ब्रॉड नहीं हो सकते, वो हमेशा थिन ही होते हैं, क्योंकि थिन होने से ही उनका टास्क एफिशिएंटली परफॉर्म हो पाएगा। ओके, आगे बढ़ते हैं इसमें। तो रूट्स में हमारा क्लियर हो गया, रूट हेयर्स कर रहे हैं। स्टेम्स की अगर बात करते हैं, स्टेम से पहले लीव्स की बात कर लेते हैं, फिर स्टेम्स के बारे में डिस्कशन करते हैं। लीव्स में हमें क्लियर है दैट जितने भी वहां पर एक्सचेंज ऑफ गैसेस है उसमें कौन परफॉर्म करेगा, स्टोमेटा परफॉर्म करेंगे। स्टोमेटा के अलावा वहां और कोई नहीं है जो कि इस टास्क को परफॉर्म करेगा। अगर हम नाइट टाइम की भी बात करें तो नाइट टाइम में नॉर्मल जो सेल्स का एपिडर्मल सेल्स हैं उनमें डिफ्यूजन प्रोसेस के थ्रू ऑक्सीजन अंदर आ सकती है, और डे टाइम में जितना भी एक्सचेंज का काम है, गैसेस एक्सचेंज का काम, वो सब कुछ कौन कर रहा है, स्टोमेटा कर रहा है। सो लीव्स में रेस्पिरेशन की जिम्मेदारी किसकी है, स्टोमेटा सेल्स की। स्टोमेटा सेल्स ही ऑक्सीजन और CO2 के ट्रांसपोर्टेशन को क्या कर रहे हैं, मैनेज कर रहे हैं।
अब बारी आती है स्टेम्स की। स्टेम्स में क्या होता है वो देखते हैं। यस, डिफ्यूजन और ऑस्मोसिस जो है वो रूट्स में एक ही साथ हो सकते हैं। रूट्स में डिफ्यूजन और ऑस्मोसिस ऐसा कुछ भी जरूरी नहीं होता है कि एक टाइम में एक ही प्रोसेस होगा, वो सिर्फ सेल मेम्ब्रेन से होना है तो डिफ्यूजन भी एक साथ हो सकता है और ऑस्मोसिस भी साथ में हो सकता है कि वो अलग अलग सब्सटेंसेस है। अब देखिए स्टेम्स में, जब भी हम स्टेम की बात करते हैं, अगर वो स्टेम ग्रीन है तो ग्रीन स्टेम में तो ऑलरेडी वहां पर स्टोमेटा प्रेजेंट होंगे, फोटोसिंथेसिस हो रहा होगा, डिफरेंट टास्क परफॉर्म हो रहे होंगे। लेकिन अगर वो स्टेम वुडी है, टॉल प्लांट है, हार्ड स्टेम है, तो उन हार्ड स्टेम में एक स्पेशल स्ट्रक्चर्स प्रेजेंट होती हैं जिन्हें हम बोलते हैं लेंटिसिल्स। क्या होते हैं लेंटिसिल्स? जो भी स्टेम होता है वो स्टेम, अगर आपने ऑब्वियसली देखे भी होगी, जो बार्क होती है वो बार्क कभी भी कंटिन्यूअस नहीं होती है, वो हमेशा टूटी हुई होती है। लाइक इस तरीके से, इस तरीके से टूटी हुई होती है, ब्रेक होती है बीच बीच में। तो ये जो स्ट्रक्चर इसकी ब्रेक है, अगर मैं इसको बड़ा करके देखूं, इसको जूम करके देखूं, तो आपको यहाँ इस तरह से दिखेगा कि यहाँ पर ये जो सेल्स हैं, यहाँ पर बीच बीच में क्या है, गैप्स प्रेजेंट है, ये गैप्स प्रेजेंट है, और इनके बीच में, इनके पीछे की साइड में सेल्स जो हैं वो काफी लूजली अटैच्ड है, और इन लूजली अटैच्ड सेल्स के बीच बीच में एयर के जो मॉलिक्यूल्स हैं वो आसानी से क्या हो सकते हैं, अंदर एंट्री कर सकते हैं। तो इस प्रोसेस के थ्रू, यानी कि लेंटिसिल्स के थ्रू प्लांट्स क्या कर रहे हैं, मेनली स्टेम्स क्या कर रहे हैं, एयर का एक्सचेंज यहाँ से कर पा रहे हैं। यहाँ पर सेल एयर अंदर जाएगी, उस एयर के थ्रू नॉर्मल डिफ्यूजन या ऑस्मोसिस प्रोसेस जो भी होना है, डिफ्यूजन प्रोसेस होना है, तो उस डिफ्यूजन प्रोसेस के थ्रू सारी सेल्स क्या करेंगी, ऑक्सीजन ग्रास्प कर लेंगी, कार्बन डाइऑक्साइड निकाल देंगी, और वो कार्बन डाइऑक्साइड अपने आप बाहर चली जाएगी। तो ये जो क्वेश्चन है वो 1 से 2 बार पूछा गया है, लाइक 1 मार्कर्स और 2 मार्कर्स में, कि हार्ड स्टेम या वुडी स्टेम्स जो होते हैं उनमें रेस्पिरेशन के लिए क्या स्ट्रक्चर्स प्रेजेंट होते हैं, उनमें रेस्पिरेशन किसके थ्रू परफॉर्म होता है, किसके थ्रू होता है, लेंटिसिल्स के थ्रू परफॉर्म होता है। एंड लेंटिसिल्स क्या हैं, दे आर द लूजन सेल स्ट्रक्चर्स। ये लूजन सेल स्ट्रक्चर्स हैं जो कहाँ प्रेजेंट हैं, दे आर प्रेजेंट एट द आउटर मोस्ट बार्क, जो उसकी आउटर मोस्ट बार्क है वहां पर प्रेजेंट है लेंटिसिल्स, and they are performing respiration या they are performing air exchange या gaseous exchange। क्या है lenticels? ये small gaps present in the loosely attached cells on the bark। bark में जो loosely cells attached हैं उनके बीच बीच में जो gaps present हैं उनको हम क्या बोल रहे हैं, lenticels बोल रहे हैं। ठीक है, तो ये एक आपका पार्ट हो गया जो इसमें स्टेम के थ्रू क्या हो रहा है, रेस्पिरेशन। तो हमने प्लांट के मेनली तीनों पार्ट कवर कर लिए रेस्पिरेशन के लिए, कि रूट्स में कैसे होगा, रूट हेयर्स के थ्रू परफॉर्म होगा, स्टेम्स में लेंटिसिल्स के थ्रू होगा, एंड लीव्स में कौन परफॉर्म कर रहा होगा, स्टोमेटा परफॉर्म कर रहे होंगे, किस चीज को, गैसियस एक्सचेंज को। सेल के अंदर, इस सेल के अंदर जब ऑक्सीजन पहुंच जाएगी तो यहाँ पर फिर से वही सेल्यूलर रेस्पिरेशन वाला प्रोसेस चल रहा होगा, दैट इज एरोबिक रेस्पिरेशन। ग्लूकोज बर्न होना है, एनर्जी क्रिएट होनी है, एंड सो ऑन। लेकिन वो गैस वहां तक कैसे पहुंचेगी, ऑक्सीजन वहां तक कैसे पहुंचेगी, उसके लिए अलग अलग पाथ है। यानी कि हर सेल को अपने लिए अरेंजमेंट जो है वो खुद ही करना है। हमारी बॉडी की तरह नहीं है कि एक जगह हमने ऑक्सीजन एयर ले ली और फिर हमारी पूरी बॉडी में सप्लाई हो रहा है, वो वैसा नहीं हो सकता उनमें। उनमें क्या हो रहा है, हर एक पार्ट अपने लिए ऑक्सीजन खुद ही ले रहा है और फिर लोकली उस एयर को या ऑक्सीजन को वाया डिफ्यूजन प्रोसेस के थ्रू लोकली उसको ट्रांसपोर्ट किया जा रहा है। बहुत ज्यादा दूर तक डिफ्यूजन प्रोसेस के थ्रू हम नहीं कर सकते, ये हमने चैप्टर के स्टार्टिंग में भी पढ़ा था, बिकॉज डिफ्यूजन इज अ स्लो प्रोसेस। तो उसके थ्रू बहुत लंबी दूरी तक, या हम कहें कि स्टेम्स में आ गई तो स्टेम के थ्रू ही रूट में पहुंच जाएगी, तो उसमें बहुत वक्त लगेगा, उससे इतनी देर में तो रूट अपने लिए अरेंजमेंट खुद ही कर लेगी। ठीक है, सो दिस इज हाउ रेस्पिरेशन इन प्लांट्स अकर्ड। आगे बढ़ते हैं अब इसमें, कोई डाउट यहाँ तक? ठीक है, एक डाउट तनिष्का ने पूछा, इज रेस्पिरेशन ऑपोजिट टू फोटोसिंथेसिस? यस, रेस्पिरेशन इज ऑपोजिट टू फोटोसिंथेसिस, क्योंकि फोटोसिंथेसिस आपका एक एनाबॉलिक प्रोसेस है, व्हाइल रेस्पिरेशन इज अ कैटाबॉलिक प्रोसेस। फोटोसिंथेसिस में आप चीजें बना रहे हैं, आपका एनर्जी फॉर्म हो रही है, और यहाँ पर आपकी जो चीजें हैं या मॉलिक्यूल्स हैं वो क्या है, ब्रेक हो रहे हैं। इसमें आपके डिफरेंसेस लिखने को भी आ सकते हैं, मैं जो नोट्स दूंगी उसमें आपको मिल जाएगी, डिफरेंस टेबल मिल जाएगी, डिफरेंस बिटवीन रेस्पिरेशन एंड फोटोसिंथेसिस।
ठीक है। रेस्पिरेशन इज व्हाट? रेस्पिरेशन इज अ स्लो कंबशन रिएक्शन। आप इसको स्लो कंबशन रिएक्शन भी बोल सकते हो। कंबशन ही तो हो रहा है ऑक्सीजन की प्रेजेंस में। ऑक्सीडेशन रिएक्शन है, कंबशन रिएक्शन है, ये सारे इस पे कहाँ हो गए? रेस्पिरेशन वाले। डेफिनेटली रेस्पिरेशन इज द ऑपोजिट ऑफ फोटोसिंथेसिस। छोटे प्लांट्स में लेंटिसिल्स होना जरूरी नहीं है, डिपेंड्स कि वो प्लांट जो है वो ग्रीन है या वुडी हो चुका है। अगर वो छोटा प्लांट है बट स्टिल वुडी स्टेम हो चुका है, तो उस वुडी स्टेम में क्या होगा? अगेन लेंटिसिल्स प्रेजेंट होंगे। फाइन। सो प्लांट सेल्स की स्ट्रक्चर और इनमें रेस्पिरेशन का पार्ट कंप्लीट होता है। नेक्स्ट अपन डिस्कस करते हैं अब रेस्पिरेशन सिस्टम, ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम। ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम में हम देखते हैं, देखिए ऑलरेडी एक बेसिक नॉलेज हमारे पास है कि ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम कंसिस्ट नेजल पैसेज, नेजल कैविटी, नेजल पैसेज, ट्रैकिया एंड पेयर ऑफ लंग्स हमारी चेस्ट कैविटी में प्रेजेंट है। उन सब सिस्टम के थ्रू क्या परफॉर्म हो रहा है? रेस्पिरेटरी जो टास्क है वो परफॉर्म हो रहा है। मेनली हमें यहाँ पर क्या पढ़ने की जरूरत है कि पाथ कैसे अचीव किया जाता है। एयर जो अंदर जा रही है नेजल कैविटीज के थ्रू, तो नेजल कैविटीज का क्या रोल है? ट्रैकिया वहां पर कैसे अपना काम परफॉर्म कर रही है। बाद में लंग्स में अंदर जाके क्या हो रहा है, लंग्स की स्ट्रक्चर क्या होती है, उनकी किस तरह से उनका अरेंजमेंट होता है, उनके आसपास कोई लेयर प्रेजेंट होती है क्या, कैसे वो अपना वर्क परफॉर्म कर रहे हैं। और एंड में इसमें आता है मैकेनिज्म ऑफ ब्रीदिंग, कि ब्रीदिंग का टास्क जो है वो बॉडी में जो हमारे लिए कंटिन्यूअस चल रहा है, वो बहुत ही इजी जो हमें दिखता है, वो कैसे अपने आप अंदर चल रहा है, कंटिन्यू चल रहा है, चाहे हम सो रहे हैं, बैठ रहे हैं, नोइंगली अननोइंगली अपने आप चल रहा है, तो कैसे वो परफॉर्म हो रहा है अंदर। ठीक है, तो पहले हम क्या देखते हैं इसमें, एयर पैसेज या हम पाथ देखते हैं रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट, कि कहां कौन कौन से पाथ के थ्रू या कौन कौन से ऑर्गन्स के थ्रू एयर जो है आफ्टर इनहेलिंग हमारी बॉडी में जा रही है। तो इसके लिए मैं एक डायग्राम ड्रॉ कर लेते हैं अपन। यहां से अगर हम देखें तो सबसे पहले हम बोल रहे हैं कि एयर जो है वो किसके थ्रू जा रही है? ऑब्वियसली नोज के थ्रू जा रही है। तो नेजल कैविटी में वी हैव टू नेजल कैविटीज। नेजल कैविटीज किसके थ्रू आपस में डिवाइडेड है? एक बीच में कार्टिलेजिनस सेप्टम होता है। देयर इज अ कार्टिलेजिनस सेप्टम प्रेजेंट बिटवीन टू नेजल कैविटीज, जो कि उन दोनों को क्या कर रहा है? डिवाइड कर रहा है। ठीक है, तो एयर सबसे पहले कहां जाएगी? नेजल कैविटी में जाएगी। नोज भी कह सकते हैं। अगर नोज बोलते हैं तो कई बार नोज को भी आपको दो तीन चीजों में इसका ब्रेकेज मिल सकता है, लाइक एक्सटर्नल लेयर्स, इंटरनल लेयर्स। तो एक्सटर्नल जो नोज होती है वो हम आउटर वाले पोर्शन को बोलते हैं, इंटरनल लेयर्स जो होते हैं वो थोड़ा पीछे वाला। ठीक है, तो सबको हम मिला के उसमें एक नेजल कैविटी का नाम दे सकते हैं। नेजल कैविटी में जब एयर को इनहेल किया जाता है तो वहां पर क्या प्रेजेंट है? वहां पर हेयर्स प्रेजेंट है एंड म्यूकस प्रेजेंट है। अब और साथ में क्या प्रेजेंट है? कुछ रिसेप्टर सेल्स भी प्रेजेंट हैं। वो रिसेप्टर सेल्स क्या है? ओल्फैक्टरी रिसेप्टर्स। ओल्फैक्टरी रिसेप्टर्स ही नाम लिख रही हूं मैं सीधा सीधा। यहां पर क्या प्रेजेंट है? ओल्फैक्टरी रिसेप्टर्स। ठीक है, अब हेयर्स एंड म्यूकस। तो हेयर्स क्या काम कर रहे हैं? हेयर जितने भी डस्ट पार्टिकल्स आ रहे हैं एयर के साथ में, उन डस्ट पार्टिकल्स को क्या कर रहे हैं? ब्लॉक करने का काम कर रहे हैं, ताकि वो म्यूकस में फंसकर नोज में ही रुक जाए और हमारी बॉडी में अंदर ना जाए। तो हेयर्स का फंक्शन हुआ। म्यूकस का क्या काम है? म्यूकस का काम एक तो यही है कि डस्ट पार्टिकल्स को क्या करना? ब्लॉक करना। साथ में दूसरा फंक्शन क्या है म्यूकस का? कि भाई जो एयर आ रही है इतनी हार्श हो सकती है कि उसका टेम्परेचर हमारी के मुताबिक नहीं है। उसके एयर के टेम्परेचर को क्या करना? बॉडी के टेम्परेचर के हिसाब से करना। सो उसका टेम्परेचर मेंटेन किया जाता है कहां पर? इनसाइड द नेजल कैविटी। तो मेंटेनेंस ऑफ टेम्परेचर ऑफ एयर, एयर का टेम्परेचर किसके अकॉर्डिंग किया जाएगा? बॉडी टेम्परेचर के अकॉर्डिंग। तो एक ये टास्क होता है नेजल कैविटी के अंदर। सेकंड टास्क क्या होता है इसमें? और जो भी एयर आ रही है उसको मॉइस्ट करना, कि अगर एयर ड्राई है
तो यहाँ पर जो वेपर प्रेजेंट है हमारी बॉडी के अंदर, वो वेपर्स क्या करती हैं, उस एयर को ड्राई नहीं रखती हैं, उसको मॉइस्ट कर देती हैं, ताकि अंदर जाए तो वो एयर थोड़ी सी मॉइस्ट रहे और सेल्स के साथ वो हार्श ना हो, ठीक है। और नेक्स्ट इसका फंक्शन क्या होगा नेजल कैविटी में, कि यहाँ पर क्या प्रेजेंट है, ये जो मैंने ओल्फैक्टरी रिसेप्टर्स लिखे हैं, इनका एक दूसरा नाम भी हो सकता है, दैट इज एपिथेलियल कॉलमनर सेल्स। एपिथेलियल कॉलमनर सेल्स यहाँ प्रेजेंट होती हैं, जिनके बीच बीच में क्या लगे हुए हैं, नर्व सेल्स हैं, जिन नर्व सेल्स को हम बोल रहे हैं ओल्फैक्टरी रिसेप्टर्स, और वो क्या कर रहे हैं, जो भी स्मेल आ रही है उस स्मेल को सेंस करने का काम कर रहे हैं, ठीक है। तो ये फंक्शंस किसके हो रहे हैं, नेजल कैविटी के अंदर। ठीक है, तो नेजल कैविटी में ऐसा नहीं है कि कुछ भी टास्क परफॉर्म नहीं हो रहा है, वी कैन सी देयर आर मच टास्क, कुछ कुछ काम है जो पर्टिकुलर वहीं पर हो रहे हैं। एक और काम है नेजल कैविटी का, स्पीकिंग में भी हेल्प करती है नेजल कैविटी। शायद आप लोगों को पता होगा, कई लोग तो बोलते हैं तो ऑब्वियसली उसमें नोज का साउंड ज्यादा आता है, पर आप बिना नोज के वर्ड नहीं बोल सकते। आप नाजी बोलोगे अपनी नोज बंद करके तो नहीं बोल पाओगे, ट्राई करके देख लो, भले अपने अपने घर पे कोई नहीं देख रहा होगा शायद आसपास, लेकिन आप नहीं बोल पाओगे। तो नोज जो है वो काफी कुछ जो एयर अंदर जा रही है उसके थ्रू स्पीकिंग में भी थोड़ा बहुत हेल्प कर रही है नोज। मेनली वो कहाँ हेल्प कर रही है, हमें स्मेल में हेल्प कर रही है, और बहुत ज्यादा हेल्प कर रही है इवन स्मेल में। तो हम फूड को टेस्ट करने से ज्यादा उसकी स्मेल पर डिपेंड करते हैं उसके सेंस के लिए। अगर आपकी नोज प्रॉपर्ली काम नहीं कर रही है तो आप अच्छे से फूड को टेस्ट भी नहीं कर पाओगे, जो काम में होता है, ठीक है। तो नोज में नेजल कैविटी के फंक्शंस हमारे पास क्लियर हो गए। वहां पर क्या हो रहा है, एयर को मॉइस्ट किया जा रहा है, ठीक है, उसको स्टरलाइज किया जा रहा है। क्या हो रहा है, मॉइस्ट किया जा रहा है, स्टरलाइज किया जा रहा है, और उसका टेम्परेचर मेंटेन किया जा रहा है। टेम्परेचर कैसे मेंटेन किया जा रहा है, अकॉर्डिंग टू द बॉडी टेम्परेचर। तो ये तीनों टास्क कहाँ हो रहे हैं, नेजल कैविटी में हो रहे हैं। प्लस इसके साथ में और क्या हो रहा है, स्मेल सेंस किसके थ्रू हो रहा है, ओल्फैक्टरी रिसेप्टर्स, एंड ये एपिथेलियल कॉलमनर सेल्स के थ्रू हो रहा है। सो ऑल दीज टास्क आर परफॉर्म्ड इन नेजल कैविटी। नेजल कैविटी जो दोनों कैविटीज हैं वो किसके थ्रू डिवाइडेड है, एक कार्टिलेज का बना हुआ सेप्टम होता है, कार्टिलेज का बना है, इसलिए हम नोज को थोड़ा सा ऐसे ऐसे कर सकते हैं। अगर बोनी होता है ये स्ट्रक्चर तो हम नोज को थोड़ा नहीं हिला सकते, तो बिल्कुल स्टिफ होती, तो अगर कहीं टकरा जाते तो नोज टूट जाती है आगे से, तो वो नहीं टूटती क्योंकि कार्टिलेज की बनी, थोड़ा बहुत ऊपर नीचे हो सकती है, ठीक है। तो यहाँ तक कोई डाउट हो तो प्लीज बताओ। पार्टिकल्स को पकड़ना, कैच करना, वही चीज है स्टरलाइज करना। कोई डाउट है यहाँ तक? मैम बहुत अननेसेसरी साउंड्स आ रहे हैं। अननेसेसरी साउंड्स कैसे आ सकते हैं, अभी तो सबको म्यूट किया हुआ है मैंने। मैम पता नहीं मैम, साउंड्स आ रहे हैं, मैं सुन ही नहीं पाया कुछ। बाकी लोगों को भी आ रहे हैं क्या? नो मैम। बाकी लोगों को तो नहीं आ रहे बेटा, आप अपना माइक एक बार चेक करो, फिर से अगर हेडफोन लग रहे हैं तो अनप्लग करके फिर से प्लग करो, क्योंकि औरों को आते तो फिर बताते बाकी बच्चे भी, और किसी को भी नहीं आ रहे हैं। ओके मैम। तो किसी को कोई डाउट नहीं है? तनिष्का ने डाउट नो मैम। प्रोसेस ऑफ रेस्पिरेशन प्लांट्स also use the yes what cells make up the lungs। लंग्स का भी बात करेंगे तब हम पढ़ेंगे कौन सी सेल्स बनाती हैं लंग्स को। और बाकी तनिष्का ने एक क्वेश्चन और पूछा था कि फोटोसिंथेसिस में जो ग्लूकोज प्रोड्यूस होता है क्या वही यूज होता है रेस्पिरेशन में भी? बिल्कुल वही प्रोड्यूस होता है, वही वो ग्लूकोज ही प्रोड्यूस यूज किया जा रहा है सब जगह, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। सो नेजल कैविटी के टास्क हमारे पास क्लियर हो गए। फंक्शन अगर कोई पूछा जाए यहाँ पर कौन सी सेल्स प्रेजेंट होती हैं, एपिथेलियल कॉलमनर सेल्स प्रेजेंट होती हैं, ओल्फैक्टरी रिसेप्टर्स प्रेजेंट होते हैं। आफ्टर नेजल कैविटी जो एयर है, अभी हम देखो जो भी हम ले रहे हैं ऑक्सीजन नहीं जा रही है बॉडी में अंदर, बॉडी में अंदर क्या जा रही है, एयर जा रही है। उस एयर में से अंदर ऑक्सीजन को फिल्टर आउट किया जाएगा, ठीक है। तो हम हमेशा भी यहाँ पर क्या बोलेंगे कि एयर जा रही है बॉडी के अंदर। तो नेजल कैविटी से क्या गई, एयर गई। अब यहाँ से आगे की तरफ
हमने पहले भी बोला था कि एक कॉमन पैसेज था यहाँ पर, जहां पर पीछे की तरफ जाके एयर पैसेज और फूड पैसेज दोनों क्या हो रहे थे, कंबाइन हो रहे थे, और जिसको हमने बोला था फेरिंग्स। तो फेरिंग्स हमने पहले डाइजेस्टिव सिस्टम में पढ़ा था, अभी फिर से हम फेरिंग्स को पढ़ेंगे। तो इसी वजह से हम मुंह से भी सांस ले सकते हैं कि कभी अगर नाक बंद है या किसी कोई ऐसा रीजन है तो हम मुंह से भी सांस ले सकते हैं। अभी भी अगर आपको अननेसेसरी साउंड आ रहा है तो प्लीज एक बार कुछ क्रॉस का बटन दबा दो। अगर अभी भी अननेसेसरी साउंड आ रहा है आपको तो, अगर अभी भी अननेसेसरी साउंड आ रहा है आपको तो प्लीज क्रॉस का बटन दबा दो। नहीं, ठीक है, ओके। ये भी 2-3 बच्चों ने फिर से लिखा था। हाँ, so pharynx is the common passage for food and air। ये हमने पहले पढ़ा था, तो हम मुंह से भी सांस ले सकते हैं। तो फिर क्या हमें हमेशा मुंह से सांस लेनी चाहिए? नहीं, हमें एयर जो ब्रीदिंग है वो हमेशा नोज से ही करनी चाहिए, बिकॉज हमारे माउथ में इतना सिस्टम नहीं है लाइक एयर में से डस्ट पार्टिकल्स को ट्रैप करने का कोई सिस्टम नहीं है। एयर को उतना ज्यादा हम क्या नहीं कर सकते, उतना मॉइस्चर भी नहीं कर सकते माउथ के अंदर, और उसको जो टेम्परेचर मेंटेन करना है वो भी नहीं हो सकता है। ठीक है, तो जर्म्स को जो कैच करने का पार्ट है, डस्ट पार्टिकल्स को जो कैच करने का पार्ट है, वो कहाँ पॉसिबल है? ओनली एंड ओनली नोज में पॉसिबल है। सो दैट इज व्हाई ब्रीदिंग थ्रू माउथ इज नॉट एडवाइजेबल, because our nose contains fine hairs and mucus which traps the germ particles and dust particles। ठीक है, एंड म्यूकस की वजह से क्या है कि जो टेम्परेचर है वो भी मेंटेन किया जाता है। सो दैट इज व्हाई मुंह से सांस लेना या ब्रीथ करना एडवाइजेबल नहीं होता है। नेक्स्ट, अब एयर कहाँ आ गई? यहाँ पर आ गई फेरिंग्स में। फेरिंग्स के बाद यहाँ से अब जो पूरा पार्ट है वो एयर ट्रैक हमारा स्टार्ट हो जाता है। इस एयर ट्रैक में अभी पिछली बार हमने बनाया था तो यहाँ पर हमने फूड पाइप बनाया था, और तब मैंने बताया भी था कि फूड पाइप के साथ में ही यहाँ पर एक और एडिशनल पैरेलल पाइप चल रहा होता है जिसे हम बोलते हैं विंड पाइप। तो अभी हम सिर्फ विंड पाइप को ड्रॉ कर रहे हैं, फूड पाइप को ड्रॉ नहीं कर रहे। तो हमने यहाँ पर ड्रॉ किया है ये विंड पाइप। अब विंड पाइप को जब हम ड्रॉ कर रहे हैं तो स्टार्टिंग में सबसे पहले कुछ चीजें हैं, लाइक विंड पाइप की स्टार्टिंग में क्या प्रेजेंट होगा? एक फ्लैप लाइक स्ट्रक्चर प्रेजेंट होगी, जिस फ्लैप लाइक स्ट्रक्चर को हम बोलेंगे एपिग्लॉटिस। एंड व्हाट इज द फंक्शन ऑफ एपिग्लॉटिस? दिस एपिग्लॉटिस इज प्रोटेक्टिंग द एयर ट्रैक्ट फ्रॉम एनी फॉरेन पार्टिकल। कोई भी फॉरेन पार्टिकल हो, एनी फूड पार्टिकल भी बोल सकते हो। तो एपिग्लॉटिस क्या कर रहा है? दिस इज प्रोटेक्टिंग दिस एयर ट्रैक्ट फ्रॉम एनी फूड पार्टिकल। कोई भी आपका सॉलिड पार्टिकल है, उस सॉलिड पार्टिकल से इस एयर ट्रैक को प्रोटेक्ट कर रहा है, क्योंकि अगर यहाँ पर कोई भी सॉलिड पार्टिकल आ गया तो ये एयर ट्रैक ब्लॉक हो सकता है एंड इमीडिएटली वी विल डाई। सो एपिग्लॉटिस का फंक्शन क्लियर हो गया। एपिग्लॉटिस क्या काम कर रहा है और कहाँ प्रेजेंट है? फूड पाइप के ऊपर प्रेजेंट नहीं है, ये सिर्फ विंड पाइप के ऊपर क्या होता है? प्रेजेंट होता है। आफ्टर एपिग्लॉटिस यहाँ पर जैसे नीचे की तरफ चलते हैं तो क्या प्रेजेंट होगा? एक वॉइस बॉक्स टाइप स्ट्रक्चर प्रेजेंट होगी। इस वॉइस बॉक्स टाइप स्ट्रक्चर को हम लैरिंग्स बोलते हैं या वॉइस बॉक्स भी बोल सकते हैं। लैरिंग्स और वॉइस बॉक्स जो यहाँ बिल्कुल गले में प्रेजेंट है। अगर आप बोलेंगे तो ये वाइब्रेशन, अगर आप टच करेंगे बोलते टाइम तो आपको वाइब्रेशन भी फील होंगे यहाँ पर। तो अब इसमें क्या है? लैरिंग्स में क्या होता है? लैरिंग्स में अंदर दो वोकल कॉर्ड्स प्रेजेंट होते हैं। वो वोकल कॉर्ड्स बने होते हैं कार्टिलेज के। तो कार्टिलेज के बने हुए दो वोकल कॉर्ड्स क्या हैं? यहाँ पर प्रेजेंट है। ठीक है, और लैरिंग्स में क्या प्रेजेंट है? लैरिंग्स में थायराइड ग्लैंड भी प्रेजेंट होती है। थायराइड एंड पैराथायराइड दो ग्लैंड्स प्रेजेंट होती हैं जिनके फंक्शंस हम कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन में पढ़ेंगे। तो थायराइड पैराथायराइड ग्लैंड्स प्रेजेंट है यहाँ पर। मेन अभी जो हमारे लिए काम की चीज है वो दैट इज यहाँ पर दो वोकल कॉर्ड्स प्रेजेंट है एक दूसरे से थोड़े डिस्टेंस पर, और उन वोकल कॉर्ड्स के बीच में से जैसे इसे हम बोल रहे हैं तो बोलने के टाइम क्या है? साउंड जो है या तो अंदर लिया जा एयर जो है वो या तो अंदर ली जा रही है या बाहर थ्रो की जा रही है। तो उन वोकल कॉर्ड से जैसे ही एयर पास होती है तो वोकल कॉर्ड्स में क्या होते हैं? वाइब्रेशन होते हैं।
और वाइब्रेशन के थ्रू क्या प्रोड्यूस हो रही है, साउंड प्रोड्यूस हो रही है। उन वोकल कॉर्ड्स को स्ट्रेच करके, रिलीज करके, उन वोकल कॉर्ड्स की साइज थोड़ा सा उनको चेंज करके हम क्या है डिफरेंट डिफरेंट साउंड जो है वो प्रोड्यूस कर पाते हैं। और फिर उस साउंड को हम विद द हेल्प ऑफ टंग, माउथ एंड नोज हम डिफरेंट वर्ड्स में हम उनको क्या कर पाते हैं, बोल पाते हैं। तो साउंड कहाँ से प्रोड्यूस हो रही है, आपके से लैरिंक्स से, वॉइस बॉक्स से प्रोड्यूस हो रही है। तो यहाँ पर क्या है, दो कार्टिलेजिनस वोकल कॉर्ड्स प्रेजेंट है and these vocal cords are helping in creating sound। और वो साउंड कैसे प्रोड्यूस हो रही है समझ में आ गया होगा। बॉयज में ये जो पार्ट होता है लैरिंग्स वाला वो थोड़ा सा प्रोट्रूड होता है और बाहर की तरफ निकला हुआ होता है, वो एक सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर होता है जिसे हम क्या बोलते हैं, एडम्स एप्पल बोलते हैं। ऑलरेडी आपने पहले पढ़ा हुआ है ये एडम्स एप्पल। सिर्फ बॉयज में ये जो पार्ट है बाहर की तरफ थोड़ा सा निकला हुआ होता है, इसलिए हम उसको बोलते हैं एडम्स एप्पल। ठीक है, तो लैरिंक्स तक की स्ट्रक्चर क्लियर हो गई होगी आपको। एयर कहाँ हुई, लैरिंक्स में से पास हुई, लैरिंक्स में से पास होने के बाद अब वो कहाँ जा रही है, नीचे की तरफ जा रही है। अब ये जो नीचे वाला पार्ट है, इस नीचे वाले पार्ट को हम बोल रहे हैं ट्रैकिया। पर्टिकुलरली ट्रैकिया वैसे पूरा ही था बट स्टिल ये नीचे वाला पार्ट हमारे लिए अभी ट्रैकिया है। अब इस ट्रैकिया में क्या है, एयर जाएगी अंदर, बट दिस ट्रैकिया इज आल्सो मेड अप ऑफ मसल सेल्स का बना हुआ है और कंप्लीटली ये क्या है, मॉइस्ट है। यहाँ पर भी म्यूकस प्रेजेंट होता है, फाइन हेयर्स प्रेजेंट होते हैं यहाँ पर, और साथ में एक इंपॉर्टेंट स्ट्रक्चर प्रेजेंट होती है दैट इज कार्टिलेजिनस रिंग्स। सी शेप्ड कार्टिलेजिनस रिंग्स आर प्रेजेंट इन ट्रैकिया। ट्रैकिया इज लाइक का एक ट्यूब है आपकी, एक नॉर्मल ट्यूब है और वो ट्यूब क्या है, बहुत ही ज्यादा मॉइस्ट है और बहुत ही ज्यादा सॉफ्ट है। तो उस ट्यूब में से क्या होगा, अगर एयर जब तक जा रही है तब तक तो ठीक है, अगर एयर नहीं जा रही है तो वो ट्यूब इतनी सॉफ्ट है कि वो आपस में क्या है, चिपक सकती है एक दूसरे की, उसकी वॉल्स जो है वो स्टिक हो जाएंगी एक दूसरे से आपस में। और अगर उसकी वॉल्स स्टिक हो गई तो फिर उनको छुड़ाना एक दूसरे से क्या होगा, मुश्किल होगा, वो नहीं छूट पाएंगे। तो नेचुरली क्या वहां प्रेजेंट है, कई सारे वहां पर स्ट्रक्चर्स इस तरीके की प्रेजेंट है। हमने सी शेप्ड स्ट्रक्चर्स ऐसे हमने क्या है उसमें फंसाए हुए ट्यूब में, और वो सी शेप्ड स्ट्रक्चर्स क्या है, आपकी कार्टिलेज की बनी हुई है, जिन्होंने उस ट्यूब को हमेशा वाइड ओपन किया हुआ है कि अगर थोड़ी बहुत अगर एयर प्रेजेंट नहीं भी होती है ट्रैकिया में, तब भी वो ट्रैकिया जो है वो कोलैप्स ना हो पाए। और पर्टिकुलरली यहाँ कंटिन्यूअसली यहाँ पर क्या चलता रहे, आपका जो एयर पैसेज का काम है वो कंटिन्यूअसली चलता रहे। सो सी शेप्ड कार्टिलेज आर प्रेजेंट इन ट्रैकिया and they are protecting trachea from collapsing. They are protecting trachea from collapsing when there is no air present. जब कोई एयर वहां पर प्रेजेंट नहीं होगी तो ट्रैकिया को क्या करेंगे, वो कोलैप्स होने से बचाएंगे। क्लियर हुआ इतना सभी को ट्रैकिया तक का पार्ट? कोई डाउट हो तो प्लीज पूछो। माउथ से भी ब्रीथ करें तो को खतरा हो सकता है क्या? हाँ बिल्कुल तनिष्का, अगर हम सीधे माउथ से ब्रीथ करेंगे तो लाइफ को खतरा हो सकता है, क्योंकि आपने अगर एयर आप जो ले रहे हो अंदर वो पॉल्यूटेड एयर है, तो वो पॉल्यूटेड एयर बॉडी में सीधे अंदर जाएगी लंग्स में। ठीक है, उसमें कोई फिल्टर नहीं हो पाएगा। आपके नोज क्या करते हैं, प्री फिल्टर की तरह से काम करते हैं। आप पूछ भी सकते हो, मैंने अभी अनम्यूट किया हुआ है। ट्रैप्स व्हाट टाइप्स ऑफ जर्म्स? No, it possibly can't have coronavirus. Like germs जो कि बड़े होते हैं, like कोई छोटा मोटा इंसेक्ट हो गया, अगर आप मुंह से, अगर आपने एयर ले रहे हो तो वो सीधा गले में जाएगा। अगर आप नोज से ले रहे हो तो जो फाइन छोटे छोटे पार्टिकल्स हो सकते हैं, कोई भी फॉरेन पार्टिकल्स हो सकते हैं, उन फॉरेन पार्टिकल्स को नोज में क्या करना है, ट्रैप करना है। ओके बेबी? यस मैम। हाँ, और किसी को डाउट हो तो प्लीज पूछो। थोड़ा जोर से बोलो। बोलो ना मैम, सुनाई दे रहा है क्या आपको? हाँ हाँ मुझे सुनाई दे रहा है, तुम थोड़ा जोर से बोलो। हाँ मैम, तो ट्रैकिया में भी तो हेयर से म्यूकस रहती है, फिर एयर जाता तो प्यूरिफाई नहीं होता क्या? क्या, मुझे कुछ समझ नहीं आया। हाँ बोलो बोलो बोलो, फिर से रिपीट कर दो। मैम, ट्रैकिया में भी तो हेयर्स एंड म्यूकस रहते हैं,
हाँ हाँ, ट्रैकिया में भी हेयर्स एंड ऐसा नहीं म्यूकस। होता क्या जब, तो आपने बोला कि पोल्यूटेंट्स जाते हैं तो वो फिल्ट्रेट नहीं हो पाएंगे। हाँ, लेकिन वो ऑलरेडी आपकी बॉडी के अंदर तो पहुंच चुके हैं ना, वहां से बाहर आने का तो कोई तरीका नहीं है, नोज से तो बाहर आ जाएंगी चीजें। इतना क्लियर? अच्छा ओके। ठीक है, हो गए सभी के डाउट्स? No, we cannot live without lungs. Think that. How can we live without lungs? Lungs के बिना, ऐसे तो आप कोई भी ऑर्गन के बिना पूछ लो कि आप इतनी सारी इंटेस्टाइन है हमारी, इतनी बड़ी सारी 9 फीट की, जितनी भी फीट की हम बोलते हैं 7 मीटर 9 मीटर, थोड़ी सी काट देते हैं, हटा देते हैं, इतनी सारी की क्या जरूरत है, कम से भी काम चल जाएगा। ऐसे थोड़ी होता है कि आप कोई भी ऑर्गन को बिना बात उठा के बाहर कर दोगे, बॉडी से पूछोगे उसके बिना काम चल जाएगा क्या? नहीं भाई, हर एक जो चीज है आपकी बॉडी के अंदर वो उतनी जरूरत में ही है, उसको अलग से निकालने से कुछ ना कुछ साइड इफेक्ट्स होने हैं बॉडी में। भगवान ने सोच समझ के ही लगाया हर एक चीज को, तो ऐसा मत सोचो उठपटांग चीज है, ठीक है? हाँ ओके, आगे स्टार्ट करते हैं अपन। ट्रैकिया इज अगेन मेड अप ऑफ सेम, आपकी एपिथेलियल सेल्स होती हैं, उन एपिथेलियल सेल से ही बना होता है। आपने लास्ट ईयर 9th में टिश्यू वाला चैप्टर पढ़ा था, उस टिश्यू वाले चैप्टर में आपने बहुत डिफरेंट टाइप के टिश्यूज पढ़े थे जो कि एनिमल बॉडी को फॉर्म कर रहे थे। उनमें आपके ट्रैकिया के बारे में कहीं क्यूबॉइडल सेल्स थी, कहीं कॉलमनर सेल्स थी, कहीं सिंपल एपिथेलियल सेल्स थी। तो ट्रैकिया में आपको अगर याद करो वहां पर आप लोगों ने क्या पढ़ा था, आई थिंक क्यूबॉइडल सेल्स आपने पढ़ा होगा वहां पर। तो क्यूबॉइडल एंड कॉलमनर ये स्पेसिफिकली सेल्स होती हैं, एपिथेलियल कॉलमनर सेल्स, एपिथेलियल क्यूबॉइडल सेल्स, ये दोनों मिलके ही क्या बनाते हैं, ट्रैकिया का फॉर्मेशन करते हैं। ठीक है, चलो अब ट्रैकिया से आगे चलते हैं। एयर यहां तक पहुंच गई। अब ट्रैकिया के बाद अब फाइनली क्या स्टार्ट होता है, चेस्ट कैविटी स्टार्ट होती है। तो उस चेस्ट कैविटी में हमारे जो लंग्स हैं वो एक रिब केज के अराउंड लगे हुए हैं, उनके बाहर की तरफ क्या है, एक रिब केज है। चलो एक बार पहले दूसरी चीज देखते हैं। दिस ट्रैकिया इज नाउ डिवाइडेड इनटू ब्रोंकिस, और इसके बाद ठीक है, दिस ट्रैकिया इज नाउ डिवाइडेड इनटू ब्रोंकी, और ये ब्रोंकी आगे जाके क्या बनाते हैं, फाइन ब्रोंकियोल्स बनाते हैं। किसके अंदर, लंग्स के अंदर। ये हो गया ब्रोंकी, और फिर उसके बाद हो गए ब्रोंकियोल्स। तो 2 ब्रोंकी, और ब्रोंकी के बाद बहुत सारे ब्रोंकियोल्स। ये ब्रोंकियोल्स क्या कर रहे हैं, इन सारे ब्रोंकियोल्स के जो एंड साइड होते हैं क्या है, स्वेलन स्ट्रक्चर्स प्रेजेंट है, एक से ज्यादा भी हो सकती हैं वो स्ट्रक्चर्स, और इन स्वेलन स्ट्रक्चर्स को हम क्या बोलते हैं, एल्वियोली बोलते हैं। ब्रोंकियोल्स के जो एंड स्ट्रक्चर्स होते हैं, जो एंड पार्ट्स होते हैं, दे गेट स्वेलन, और उन स्वेलन स्ट्रक्चर से क्या बनते हैं, एल्वियोली बनते हैं। एल्वियोली काफी थिन स्ट्रक्चर्स होती हैं, बलून लाइक, छोटे छोटे बलून लाइक स्ट्रक्चर्स होती हैं, जो कि हमारे लंग में बहुत ही कॉम्पैक्टली पैक हैं। हमारा जो लंग है उसके बाहर की तरफ एक आपकी एपिथेलियल लेयर प्रेजेंट होगी, और उस एपिथेलियल लेयर के अंदर जो कुछ भी खाली जगह है, भाई बाहर एक सेल, बाहर तो आपका एक सेल का लेयर प्रेजेंट है, और उस सेल की लेयर के अंदर क्या प्रेजेंट है, ऐसी बहुत सारी अंदर ये पूरे में क्या भरी हुई हैं, एल्वियोलीज भरी हुई हैं पूरे लंग में। ब्रोंकियोल्स जा रही हैं, और उन ब्रोंकियोल्स के एंड वाले जो पार्ट्स हैं, उनके जो टिप्स हैं, वो टिप्स किसमें स्वालन है, एल्वियोलीज में स्वालन है। ठीक है, और वो एल्वियोलीज क्या है, दे आर बलून लाइक स्मॉल स्ट्रक्चर्स जो कि काफी थिन लेयर्ड हैं। और थिन लेयर्ड होने के साथ साथ क्या है, उनके आसपास, अगर मैं बोल रही हूँ कि ये एक एल्वियोली है, तो इस एल्वियोली के पूरे आसपास ये कंप्लीटली कवर्ड है ब्लड वेसल से। वो रेड कलर की ही दिखती है क्योंकि वो कंप्लीटली ब्लड वेसल से कवर्ड है, कंप्लीटली कवर्ड है वो ब्लड वेसल। सो एल्वियोलीज क्या है, दे आर वेरी थिन बलून लाइक स्ट्रक्चर्स, बहुत ही थिन लेयर्ड होती है वो। थिन लेयर्ड होने का क्या फायदा है, अभी हमने कहा था कि रूट हेयर्स भी बहुत थिन लेयर्ड होते हैं।
तो वो चीजें जितनी थिन होंगी डिफ्यूजन प्रोसेस जो है वो उतना ही इजीली हो पाएगा। तो अब यहाँ पर भी एयर में से ऑक्सीजन जो है वो अंदर ट्रैप होनी है, इन एल्वियोलीज में जाकर ही वो होगी। तो वो क्या होगा, काम बहुत ही इजीली हो पाएगा अगर जो एल्वियोलीज है वो थिन लेयर्ड होंगी। अगर यही वो थिक लेयर्ड होती तो ऑक्सीजन को अंदर तक जाने में प्रॉब्लम हो सकती थी। सो एल्वियोलीज की अगर हम बात करें तो एल्वियोलीज आर थिन लेयर्ड, ठीक है, मैनी इन नंबर लाइक दे आर अराउंड 700 मिलियन। हमारी दोनों लंग्स में मिला के 700 मिलियन एल्वियोलीज हो सकती हैं दोनों लंग्स में प्रेजेंट। और एक फैक्ट भी शेयर किया जाता है इसमें कि अगर हम लंग्स को वाइड ओपन कर देंगे तो वो एक टेनिस कोर्ट के बराबर हो जाएंगे। अगर सारी एल्वियोलीज को ओपन कर दिया जाए और उसको पूरा बिछा दिया जाए तो वो टेनिस कोर्ट के बराबर हो जाएगा, राइट। तो एल्वियोलीज क्या कर रही हैं, अगेन वो लंग्स के लिए जो सरफेस एरिया, एब्जॉर्प्शन का जो सरफेस एरिया है वो काफी ज्यादा इंक्रीज कर दिया उन्होंने, किन्होंने, एल्वियोलीज। अगर एल्वियोलीज नहीं होते तो एयर अंदर जाती, कहीं ना कहीं थोड़ी बहुत एब्जॉर्ब होती, लेकिन एल्वियोलीज के होने की वजह से जितनी भी एयर अंदर जा रही है उसमें से मैक्सिमम ऑक्सीजन का एब्जॉर्प्शन किया जा रहा है। सो एल्वियोलीज आर इंक्रीजिंग सरफेस एरिया ऑफ लंग्स, लंग्स का सरफेस एरिया बढ़ा रही हैं, दे आर वेरी थिन लेयर्ड, तो डिफ्यूजन प्रोसेस बढ़ रहा है, एंड साथ में दे आर वाइट, उनमें क्या प्रेजेंट है, में बहुत ज्यादा अमाउंट में ब्लड वेसल्स से वो क्या है, सराउंडेड, दे आर सराउंडेड बाय ब्लड वेसल्स, और इस वजह से जो एयर का एक्सचेंज है वो बहुत ही प्रॉपरली हो पाता है। एल्वियोलीज आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक। यहाँ पर एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है एल्वियोलीज का, इसमें से कई बार क्वेश्चन बनता है। क्वेश्चन ऐसे बनता है कई बार दैट हाउ लंग्स मैक्सिमाइज देयर सरफेस एरिया फॉर रेस्पिरेशन। रेस्पिरेशन के लिए लंग्स अपना सरफेस एरिया कैसे मैक्सिमाइज करते हैं, ऑब्वियसली विद दीस 700 मिलियन एल्वियोलीज। तो ends of the bronchioles get swollen up into balloon like structures called alveoli, और फिर आप पूरा उसका डिस्क्रिप्शन लिख सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन और क्या बन सकता है, एल्वियोलीज की आप कैरेक्टरिस्टिक्स बताइए जिनकी वजह से वो रेस्पिरेशन में हेल्प कर रहे हैं। तो अगेन कैरेक्टरिस्टिक्स, उनके 3 कैरेक्टरिस्टिक्स हमने अभी पढ़ लिए। एल्वियोलीज आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ओके। कोई डाउट्स हो यहाँ तक तो प्लीज पूछो। The path that is air, the nose से जो यहाँ तक का पाथ है उसे हम एयर पैसेज बोल देते हैं, और हम उसको बायोलॉजिकल टर्म में बोले तो उसको रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट भी बोल दिया जाता है। So this is a respiratory tract in which air is getting from nose, और nose को finally कहाँ पहुँच रही है, lungs में पहुँच रही है, तो रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट भी इसको बोला जाता है। No, teeth are not an important part of respiratory system, कोई उनका रोल नहीं है रेस्पिरेटरी सिस्टम में टीथ का। ओके, सो एल्वियोलीज के बारे में हमें चीजें क्लियर हुई। अब थोड़ा सा लंग्स के बारे में क्लियर कर लेते हैं। यहाँ तक का देखो, यहाँ पे आके रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट जो है आपका खत्म हो गया। कहाँ से स्टार्ट हुआ था, नोज से स्टार्ट हुआ था, नेजल कैविटी, फेरिंग्स, फेरिंग्स के बाद लैरिंग्स, ट्रैकिया, ट्रैकिया के बाद ब्रोंकी, ब्रोंक्यूल्स एंड एल्वियोली, और एल्वियोली के बाद वो कहाँ चली जाएंगी, ब्लड वेसल्स में एयर चली जाएगी, ऑक्सीजन चली जाएगी, दैट इज फिनिश। तो रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट इज फिनिश, खत्म हो गया। अब देखो लंग्स की स्ट्रक्चर क्या है, रिब केज क्या होता है, उनके बारे में समझ लेते हैं। जो लंग्स की अगर हम बात करते हैं, सो दोनों लंग्स में से जो हमारा लेफ्ट लंग होता है दैट इज स्लाइटली स्मॉल। लेफ्ट लंग जो होता है उसे हम थोड़ा सा छोटा बनाते हैं, और राइट लंग को हम थोड़ा सा बड़ा बनाते हैं, क्योंकि लेफ्ट लंग पर क्या है, यहाँ पर हार्ट जो है, दिख रहा होगा शायद, हाँ, हार्ट जो है वो इस तरफ टिल्ट होता है, ऐसा हार्ट जैसा तो दिख ही नहीं रहा। हार्ट जो है वो इस तरफ क्या है, वो टिल्ट होता है, किस तरफ, लेफ्ट लंग की तरफ। तो लेफ्ट लंग जो होता है वो थोड़ा सा क्या होता है, स्मॉलर होता है रेदर देन राइट लंग, ठीक है, पहली चीज। सेकेंड चीज, लंग्स के ऊपर की जो लेयर होती है, लंग्स के ऊपर कई सारी लेयर्स होती हैं, उन लेयर्स को हम बोलते हैं पल्मोनरी लेयर्स। लंग्स के ऊपर 2 लेयर्स होती हैं, इन दोनों लेयर्स को बोला जाता है पल्मोनरी लेयर्स, एक आउटर पल्मोनरी लेयर और एक इनर पल्मोनरी लेयर। और इन दोनों पल्मोनरी लेयर्स के बीच में क्या भरा होता है, प्लूरल फ्लूइड। मैं ऊपर लिख देती हूँ वर्ड्स, टू pulmonary layers around lungs
और इन पल्मोनरी लेयर्स के बीच में क्या भरा हुआ है, देयर इज अ प्लूरल फ्लूइड, प्लूरल फ्लूइड या पल्मोनरी फ्लूइड भी आपको लिखा मिल जाएगा, पल्मोनरी फ्लूइड या प्लूरल फ्लूइड। तो ये क्या प्रेजेंट है, दोनों पल्मोनरी या प्लूरल लेयर्स के बीच में प्रेजेंट है। देखो पल्मोनरी जो वर्ड होता है वो हम लंग्स के रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट के लिए काम में लेते हैं। इसी तरह जब हम ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम में बात करेंगे तो वहां हम कार्डियक वर्ड कई बार हम यूज करते हैं। इसी तरह से जब हम एक्सक्रीटरी हम सिस्टम पढ़ेंगे तो वहां पर हम फ्रीक्वेंटली यूज करते हैं रीनल वर्ड। तो ये कुछ वर्ड्स होते हैं जो कि उस सिस्टम के लिए स्पेसिफिक होते हैं। इसी तरह से पल्मो जो वर्ड होता है, पल्मोनरी, पल्मोनरी वर्ड इस सिस्टम के लिए, रेस्पिरेटरी सिस्टम के लिए स्पेसिफिक होता है। तो हार्ट में हम पढ़ेंगे कि वहां है कार्डियक लेयर्स प्रेजेंट है, यहाँ पर क्या है, पल्मोनरी लेयर्स प्रेजेंट है। और पल्मोनरी लेयर्स के बीच में कौन सा फ्लूइड भरा हुआ है, पल्मोनरी फ्लूइड या प्लूरल फ्लूइड भरा हुआ है, जो क्या कर रहा है, लंग्स को किसी भी एक्सट्रीम शॉक से उन्हें सेव कर रहा है, शॉक से बचा रहा है। और साथ में क्या कर रहा है, लंग्स को एक्सपेंड होने के लिए क्या दे रहा है, थोड़ा सा ल्यूब्रिकेशन दे रहा है। भाई जैसे एयर अंदर जाएगी तो लंग्स क्या होंगे, थोड़े से एक्सपेंड होंगे। उस एक्सपेंशन के लिए क्या दे रहा है, उन्हें थोड़ा सा स्पेस प्रोवाइड करेगा, उन्हें फ्रिक्शन से बचाएगा। कौन, ये पल्मोनरी फ्लूइड। सो पल्मोनरी लेयर्स हो गई एंड पल्मोनरी फ्लूइड हो गया। लंग्स के बारे में एक और फैक्ट होता है कि यही हमारी बॉडी के वो ऑर्गन्स होते हैं जो कि पानी में फ्लोट कर सकते हैं। अगर हम सारे ऑर्गन्स को अलग अलग पानी में डालें तो सिर्फ लंग्स ही होंगे जो पानी में फ्लोट करेंगे, बाकी सारे ऑर्गन जो है वो डूब जाएंगे, क्योंकि एयर ट्रैक है, बहुत सारे एयर ट्रैप है इसके अंदर, तो इसीलिए वो क्या करेगा, वहां पर फ्लोट करेगा। फेरिंग्स एंड लैरिंग्स भाई भाई हैं क्या? हाँ, वो दोनों आगे पीछे आते हैं तो कई बार उनको भाई भाई आप बोल सकते हो, क्योंकि फेरिंग्स आगे आ रहा है और लैरिंग्स उसके जस्ट नीचे है। बट देयर इज अ मेजर डिफरेंस। ये डिफरेंस है उनकी लोकेशन का। लैरिंग्स इज लोकेटेड इन द विंड पाइप, व्हाइल फेरिंग्स जो है वो कॉमन पैसेज है एयर और किसका, फूड का। ठीक है, तो भाई भाई तो है लेकिन वो बहुत दूर के भाई हैं, पास के भाई नहीं है। हाँ, नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। इसमें लंग्स की स्ट्रक्चर क्लियर हो गई, हमें मेन इसके बारे में चीजें समझ में आ गई कि लेफ्ट लंग छोटा होगा, राइट लंग थोड़ा सा बड़ा होगा, इनके ऊपर मेम्ब्रेनस कवरिंग होगी और उस कवरिंग के बीच में प्लूरल फ्लूइड भरा हुआ होगा। ठीक है, अब जो कैविटी होती है, जो हमारी चेस्ट कैविटी है, उसे चेस्ट कैविटी या फिर एक और नाम बोला जाता है, उसे कई बार पता लगा आप लोग पढ़ लेते हो इधर उधर से फिर पूछते रहते हो, तो मैं बता देती हूँ, थोरेसिक कैविटी। तो थोरेसिक कैविटी बोलो, चेस्ट कैविटी बोलो, एक ही चीज है। वो हमारी बॉडी का ऊपर वाला पार्ट जहां पर दोनों लंग्स और रिब केज प्रेजेंट हैं, उसको क्या बोला जा रहा है, thoracic cavity. Now these lungs are very soft, so they are protected. कैसे प्रोटेक्टेड है, एक रिब्स के केज के अराउंड क्या है, वो प्रोटेक्टेड है। इनके चारों तरफ क्या बना हुआ है, एक रिब्स का केज बना हुआ है। कितनी 12 अराउंड रिब्स हमारी बॉडी में प्रेजेंट होती हैं, और वो रिब्स क्या कर रही हैं, इनको चारों तरफ से कवर कर रही है। कवर करने के बाद में जो स्टार्ट बीच में जो उनका एक बोन होती है, उस बोन को हम बोलते हैं स्टर्नम। चेस्ट में अगर हम बीच में हम यहाँ पर हाथ लगाएंगे तो यहाँ पर हमें एक स्टर्नम बोन, एक हार्ड सरफेस दिखेगी। तो वो हार्ड सरफेस अगर हमें जो फील हो रही है वो क्या है, स्टर्नम होती है। और उस स्टर्नम से क्या है, सारी की सारी जितनी भी रिब्स हैं वो आपस में जुड़ी हुई है। और वो रिब्स क्या कर रही हैं, वो एक रिब केज बना रही हैं, जिसके अंदर लंग्स जो हैं वो क्या है, सेफ हैं, ताकि उनको कोई भी कहीं धक्का लगे, मान लो कहीं चोट लगे, एक्सीडेंट हो गया, तो उस चक्कर में कहीं लंग्स को कोई चोट ना पहुंच जाए। So that is why उनको सेफ रखने का काम कौन कर रहा है, रिब केज कर रहा है। प्लूरल फ्लूइड के कोई कैरेक्टरिस्टिक्स की जरूरत नहीं है, कोई हर चीज का कैरेक्टरिस्टिक्स जानना जरूरी नहीं होता है। प्लूरल फ्लूइड इज अ नॉर्मल फ्लूइड। फ्लूइड का मतलब ये होता है कि वो वाटर बेस्ड फ्लूइड होते हैं, जिनमें कुछ मिनरल्स, प्रोटीन्स, कुछ फाइबर्स प्रेजेंट हो सकते हैं। तो वो क्या भरा हुआ है, इन दोनों के बीच में भरा हुआ है, और उसका कोई स्पेसिफिक टास्क नहीं है। वो सिर्फ क्या कर रहा है, ल्यूब्रिकेशन एंड प्रोटेक्शन का काम कर रहा है। ऐसे बहुत सारे फ्लूइड हमारी बॉडी में वेरियस लेयर्स के बीच में क्या है, भरे हुए हैं। ठीक है, नेक्स्ट स्मोकिंग में लंग्स में क्या होता है। स्मोकिंग जब करते हैं व्हेन, तो स्मोकिंग के थ्रू क्या कर रहे हैं भाई, आप जो भी स्मोक हम कर रहे हैं उससे एयर अंदर जा रही है। ठीक है, वो एयर हम अंदर ले रहे हैं। तो जब वो एयर अंदर गई, एल्वियोलीज में गई,
तो उस एयर में बहुत सारे अनबर्न्ड कार्बन पार्टिकल्स होते हैं। आपने वो मूवी वाला वो तो सबने देखा ही होगा, वो ऐसे निचोड़ता है, इतना टार आपके उसमें इकट्ठा हो जाता है। तो वो एक्चुअल है, वो सही है कि अगर कोई बंदा स्मोक कर रहा है तो उस जो स्मोक काला धुआं होता है वो स्मोक दिखता है अपन को, स्मोक जो दिख रहा है आपको ब्लैक कलर का जो दिख रहा है, दैट मींस उसमें बहुत सारे अनबर्न्ड कार्बन पार्टिकल्स होते हैं। और इसके अलावा कई सारे दूसरे पॉइजनस सब्सटेंसेस भी होते हैं, एंड दोस पॉइजनस सब्सटेंसेस एंड कार्बन पार्टिकल्स गेट डिपॉजिटेड इन एल्वियोलीज। एल्वियोलीज में जाके वो डिपॉजिट होते जाएंगे, उनके ऊपर जमते जाएंगे वहां पर, और धीरे धीरे जो वहां पर एयर की डिफ्यूजन की जो कैपेसिटी है लंग्स की, वो क्या हो जाएगी, कम होती जाएगी, और धीरे धीरे लंग्स जो है वो खराब होते जाएंगे। तो स्मोकिंग जो हो रही है मेन, उसमें वो जो उसके अनबर्न्ड कार्बन पार्टिकल्स और जो पॉइजनस मॉलिक्यूल्स हैं, वो मॉलिक्यूल्स क्या है, लंग्स में डिपोजिटेड होते जाते हैं, और उनके डिपोजिशन की वजह से जो लंग्स की कैपेसिटी है वो कैपेसिटी धीरे धीरे कम होती जाती है, और दूसरी डिसीजेस होती है वो अलग। ठीक है, मैंने भी अनम्यूट किया हुआ है, बोलिए और भी कोई डाउट है? Excuse me, ma'am. यस Ma'am, can you explain the ribs part again, ma'am? ओके ठीक है। रिब्स कहां से है, देखो लंग्स से स्टार्ट करते हैं। लंग्स जो हैं दे आर सराउंडेड बाय अ कवरिंग ऑफ बोन, बोन्स की कवरिंग है जिससे वो कंप्लीटली सराउंडेड है, सो दैट कभी भी कोई एक्सीडेंटल जर्क होता है तो उस जर्क से लंग्स को सेव किया जा सके। और वो रिब्स क्या है, नंबर में 12 है। प्लीज यार अनम्यूट कर दें, ये अननेसेसरी साउंड मत क्रिएट किया करो। अपने अपने माइक से आपको समझ में आ जाता है कौन साउंड कहां से आ रहा है, साउंड वो देख लिया करो प्लीज, थोड़ा सा समझदार बच्चे हो आप लोग। तो रिब्स से क्या हो रहा है कि हमारे लंग्स के चारों तरफ एक बोन्स का क्या है, कवरिंग प्रेजेंट है, जो कि पीछे कहाँ लगा हुआ है, शोल्डर्स पर अटैच होता है, और आगे की तरफ कहाँ पर लगा होता है, स्टर्नम पर लगा हुआ होता है। आगे स्टर्नम में एक बोन होती है, उस स्टर्नम से अटैच है रिब्स, और पीछे कहाँ अटैच है, एक शोल्डर वाला अपना नंबर उनका 12, 11 टू 12 उनका नंबर होता है, और वो क्या कर रही हैं, प्रोटेक्शन का काम कर रही हैं, किसका, लंग्स के प्रोटेक्शन का। ठीक है, हाँ और डाउट्स? हाँ एल्वियोलर, हाँ बोलो। मैम वो स्टर्नम वाला पार्ट एक और बार बता दीजिए। हाँ बता रही हूँ। ठीक है बता रही हूँ, एक डाउट है, तनिष्का ने पूछा है, यार तुम लोग अपने रीनेम ऐसे कर देते हो स्टाइलिश वाले, तो पता ही नहीं चलता कौन सी तनिष्का है ये। अगर स्मोकिंग 4-5 साल करके छोड़ दे तो फिर क्या हार्ट अटैक के चांसेस होते हैं? आई एम नॉट अ डॉक्टर, तो आप इस तरह के क्वेश्चंस नहीं पूछ सकते हो कि भैया 4-5 साल करके छोड़ देंगे तो फिर क्या हो सकता है। ऑब्वियसली यार चांसेस तो होंगे, आपने 4-5 साल स्मोकिंग की है तो उस स्मोकिंग की वजह से जो पार्टिकल्स है वो डिपॉजिटेड है। हाँ आपने उसके बाद अगर कंप्लीटली हेल्दी लाइफस्टाइल ले ली है, आप बहुत योगा कर रहे हो, जिमिंग कर रहे हो, फलान ढिकान कर रहे हो, तो मे भी चांसेस थोड़े कम हो जाएंगे, बट धीरे धीरे। बट ऐसा नहीं है कि कंप्लीटली आपने एकदम छोड़ा रहा और अब तो हम सेफ हैं यार, कुछ नहीं होने वाला, आप चाहे अपने पीछे 10 साल करिए, ऐसा कुछ नहीं होता है। तो दैट डिपेंड्स, आप खुद से लॉजिक लगा लो ना उस चीज में भी, चीजें वहां जम गई हैं आपके अंदर एल्वियोलर सैक में, तो ऑब्वियसली उन्हें रिमूव होने में वक्त लगेगा। हाँ स्टर्नम का पोर्शन पूछा था। स्टर्नम इज, जैसे मैं बना ही देती हूँ यार, ये मैंने ट्रैकिया को हटा दिया है यहाँ से, और यहाँ पर मैं ये ऊपर की तरफ बना रही हूँ, ये स्टर्नम लाइक इस तरीके से एक बोन होती है सीधी, और वहां से क्या प्रेजेंट होती हैं, ये रिब्स लगी हुई होती हैं इस तरीके से, इस तरीके से रिब्स लगी हुई हैं दोनों तरफ। जो बहुत ज्यादा दुबले लोग होते हैं, छोटे बच्चे होते हैं, उनमें कई बार दिखता भी है कि ये सारी रिब्स क्लियरली दिखती हैं उनमें, और क्या है, ये स्टर्नम वाला पोर्शन भी दिखता है उसमें आगे की तरफ, यहाँ से यहाँ जहाँ अपनी कॉलर बोन्स खत्म होती हैं उसके जस्ट नीचे वाला पोर्शन। तो इस तरह से स्टर्नम एक होता है आगे, उसे बोलते हैं स्टर्नम, बीच वाला पोर्शन है बोन का बना, सॉरी बोनी पार्ट है ये, और जिससे क्या लगी हुई है सारी की सारी रिब्स जो है वो अटैच्ड है इससे। क्लियर हुआ अभी जिसने भी पूछा था? और कोई डाउट हो तो प्लीज बताओ। यहां तक क्लियर हो गई सारी चीजें सभी को?
रिब्स का जो नंबर होता है वो हमारी बॉडी में 12 पेयर्स रिब्स होती हैं। ठीक है, मैं फिर से म्यूट कर रही हूँ, किसी को कोई डाउट हो तो प्लीज बोल दो एक बार। ओके, सो आगे मूव करते हैं अब इसमें। तो ये पूरा रेस्पिरेटरी अपना ट्रैक हो गया, लंग्स के बारे में सारी बातें हो गई और रिब्स के बारे में भी मैंने आपको चीजें बता दी। अब इसमें हमें नेक्स्ट पढ़ना है मैकेनिज्म ऑफ ब्रीदिंग। मैकेनिज्म ऑफ ब्रीदिंग और मैकेनिज्म के साथ में कुछ छोटे छोटे टर्म्स पढ़ने हैं, लाइक लंग्स की कैपेसिटीज होती हैं, वेरियस कैपेसिटीज, वो फिर मैं आपको बता दूंगी। ठीक है, तो फर्स्ट हम इसमें मैकेनिज्म ऑफ ब्रीदिंग ही स्टार्ट करते हैं। थोरैसिक कैविटी के नीचे वाला जो पोर्शन होता है जहां पर एब्डोमेन प्रेजेंट होता है, सॉरी जहां पर इंटेस्टाइन प्रेजेंट होते हैं, उस वाले पार्ट को बोला जाता है एब्डोमिनल कैविटी। तो थोरैसिक कैविटी और एब्डोमिनल कैविटी को जो सेपरेट करता है हमारी बॉडी में पोर्शन, वो होता है डायफ्राम। डायफ्राम, डायफ्राम हमारी बॉडी में एक बहुत ही मेजर रोल प्ले करता है, किसमें? मैकेनिज्म ऑफ ब्रीदिंग में। क्या रोल प्ले करता है वो भी पढ़ेंगे। तो डायफ्राम के ऊपर वाला जो पोर्शन है वो होता है थोरैसिक कैविटी और नीचे वाला जो पोर्शन है उसे बोला जाता है एब्डोमिनल कैविटी। ठीक है, अब देखो मैकेनिज्म ऑफ ब्रीदिंग को हम दो पार्ट्स में डिवाइड करते हैं। सबसे पहले मैकेनिज्म या हम कहें प्रोसेस ऑफ इनहेलेशन, या इनहेलेशन कैसे हो रहा है और फिर एक्सहेलेशन कैसे हो रहा है। ठीक है, इनहेलेशन में लाइक अगर हम देखें कि भाई आपको कोई भी चीज है उसको आपको खींचना है, लाइक हमारी बॉडी में क्या हो रहा है, एयर को अंदर की तरफ खींचा जा रहा है। ठीक है, यही हो रहा है, एयर इज स्ट्रेच्ड, अंदर की तरफ उसको पुल किया जा रहा है। तो पुल करने के साथ में कोई तो अंदर ऐसा प्रोसेस होगा, एक सेकेंड, हाँ ओके, सॉरी फॉर इंटरप्शन। नेक्स्ट, हाँ इसमें बोल रहे थे हम मैकेनिज्म ऑफ ब्रीदिंग में फर्स्ट है इनहेलेशन। तो अगर हमें किसी भी चीज को, एयर जो है अपने आप तो अंदर जाएगी नहीं, ऑब्वियसली अंदर कोई ना कोई चीज को क्या कर रही होगी, अंदर की तरफ पुल कर रही होगी, खींच रही होगी। तो अंदर कोई ना कोई एयर का प्रेशर जो है वो क्या हो रहा है, अंदर लो किया जा रहा है, कम किया जा रहा है, और उस प्रेशर को लो करने के बाद ही एयर ऑटोमेटिकली क्या हो रही है, अंदर की तरफ आ रही है। लाइक ये आप लोगों ने पहले भी कॉन्सेप्ट पढ़ा हुआ है कि जब भी विंड मूव हो रही है या विंड चल रही है तो वो क्यों चल रही होगी, क्योंकि एक तरफ एयर प्रेशर कम होगा और एक तरफ एयर प्रेशर ज्यादा होगा। तो ज्यादा एयर प्रेशर से कम एयर प्रेशर की तरफ एयर मूव होती है और उसे हम बोलते हैं कि विंड चल रही है या विंड, हवा बह रही है। तो सेम उसी तरह हमारी बॉडी में भी हो रहा है। हमारी बॉडी में भी अंदर की तरफ क्या है, एक लो प्रेशर एरिया जनरेट किया जाता है और उस लो प्रेशर एरिया की वजह से एयर अपने आप अंदर की तरफ आ जाती है। अब नाउ ये समझना है कि वो लो प्रेशर एरिया कैसे जनरेट किया जाता है। उसमें एक मेन आपका रोल प्ले करता है डायफ्राम, और दूसरा रोल प्ले करता है उसमें ये हमारी रिब्स। रिब्स के बीच में एक मसल्स प्रेजेंट होती हैं यहां पर, जिन्हें हम बोलते हैं इंटरकॉस्टल मसल्स। रिब्स के बीच में दो मसल्स, या हम कहें वेरियस मसल्स हो सकती है, नंबर ज्यादा हो सकता है उनका, लेकिन ये मसल्स प्रेजेंट होती हैं दो रिब्स के बीच में। लाइक अगर ये दो रिब्स हैं तो इन रिब्स के बीच में इस तरीके से क्रॉस में, तो इस तरीके से मसल्स प्रेजेंट है जिन्हें हम बोल रहे हैं इंटरकॉस्टल मसल्स। और दूसरा क्या है, डायफ्राम। ये दोनों की दोनों क्या है, डायफ्राम जो एंड वाला इसका ये पोर्शन होता है, वहां से ये इनवॉलेंटरी मसल्स के थ्रू क्या है, कनेक्टेड है हमारी बॉडी से। और वो इनवॉलेंटरी मसल्स क्या हैं, उनमें टाइमर उनका फिक्स है, वो टाइमली क्या कर रही हैं, अपने आप कॉन्ट्रैक्ट कर रही हैं। तो जैसे ही ये इनवॉलेंटरी मसल्स कॉन्ट्रैक्ट करेंगी तो ये आपका जो डोम शेप डायफ्राम है, डायफ्राम की नॉर्मल स्ट्रक्चर होती है डोम शेप। आप जब भी अगर इनिशियल डायफ्राम बनाएंगे कभी भी उसको फ्लैट नहीं बनाएंगे, वो हमेशा ऊपर की तरफ उठा हुआ होता है, दैट इज डोम शेप्ड होता है।
तो ये जो डोम शेप्ड आपका डायफ्राम है, इन इनवॉलेंटरी मसल्स की कॉन्ट्रैक्शन की वजह से वो क्या हो जाएगा, फ्लैट हो जाएगा, नीचे नहीं जाएगा, फ्लैट हो जाएगा। ये डोम शेप्ड की वजह क्या हो गया, फ्लैट हो गया। सेम इसी टाइम पर ये जो इंटरकॉस्टल मसल्स हैं, इनमें भी क्या हो रहा है, कॉन्ट्रैक्शन होता है। ये भी इनवॉलेंटरी मसल्स है, हमारे उसमें नहीं है, विल में नहीं है, पावर में नहीं है, अपने आप काम कर रही है। तो अब ये क्या हुआ कि इन्होंने भी क्या किया, कॉन्ट्रैक्शन किया, और इस कॉन्ट्रैक्शन से जो हमारा थोरेसिक वाला पार्ट था वो क्या हुआ, ऊपर की तरफ आया, और डायफ्राम वाला पार्ट था वो क्या हुआ, नीचे की तरफ आया। और इन दोनों पोर्शंस की वजह से क्या हुआ, अंदर जो एरिया था वो इंक्रीज हो गया, एरिया इंक्रीज हुआ, साथ के साथ एयर प्रेशर जो था वो डिक्रीज हो गया। ऑब्वियसली वॉल्यूम अगर इंक्रीज हो जाएगा तो वहां जगह बढ़ गई, जगह बढ़ गई तो एयर प्रेशर डिक्रीज हो गया। अब अंदर जैसे ही एयर प्रेशर डिक्रीज होगा, बाहर से एयर अंदर ऑटोमेटिकली क्या हो जाएगी, एंटर कर जाएगी। एक बार फिर से समझा रही हूँ, समझो। जो हम इनहेलेशन ऑफ एयर बोल रहे हैं, उस इनहेलेशन में तो हमारी बॉडी की जो मसल्स हैं वो स्पेशल रोल प्ले कर रही हैं, या ऑर्गन्स स्पेशल रोल प्ले कर रहे हैं, दैट इज डायफ्राम। अगर इंटरकॉस्टल मसल्स नहीं याद होता है तो आप यहाँ पर इनवॉलेंटरी मसल्स ऑफ रिब्स भी लिख सकते हैं। तो इनवॉलेंटरी मसल्स ऑफ रिब्स एंड डायफ्राम प्लेज अ मेजर रोल इन प्रोसेस ऑफ इनहेलेशन। क्या हो रहा है उस प्रोसेस में, these diaphragms are connected with some involuntary muscles, और involuntary muscles होने की वजह से वो क्या कर रही हैं, कॉन्ट्रैक्शन रिलैक्सेशन कर रही है अपने आप, हम उसको रोक नहीं सकते ना ही स्टार्ट कर सकते। तो उनमें क्या हुआ, कॉन्ट्रैक्शन जैसे ही होगा इनवॉलेंटरी मसल्स में, तो ये जो डोम शेप डायफ्राम है ये क्या होगा, फ्लैट हो जाएगा। फ्लैट हो गया तो यहाँ पर ये इतना स्पेस बढ़ गया। इसी मोमेंट पर जब ये फ्लैट हो रहा है तो साथ में दूसरा क्या प्रोसेस हो रहा है, ये जो मसल्स हैं इन मसल्स में भी, यहाँ पर भी प्रेजेंट है, इन मसल्स में एक साथ कॉन्ट्रैक्शन हो रहा है। तो उस कॉन्ट्रैक्शन की वजह से चेस्ट कैविटी है वो बाहर की तरफ आ रही है। तो ये दोनों प्रोसेस एक साथ हो गए, उसकी वजह से जो इंटरनल वॉल्यूम है वो क्या हो गया, इंक्रीज हो गया। अंदर जो एयर प्रेशर है वो क्या हो गया, डिक्रीज हो गया। सो अंदर एयर प्रेशर डिक्रीज हो गया, बाहर से क्या होगी, एयर अपने आप कहां भर जाएगी, एल्वियोलीज में भर जाएगी, वो फिल हो जाएंगी। सो दिस इज द प्रोसेस ऑफ इनहेलेशन। अब एक्सहेलेशन में क्या होगा, एक्सहेलेशन में जस्ट ऑपोजिट होगा, ये इनवॉलेंटरी मसल्स रिलैक्स होंगी तो अगेन डायफ्राम क्या होगा, डोम शेप्ड हो जाएगा। ये डोम शेप्ड हुआ और ये क्या हुई, इंटरकॉस्टल मसल्स फिर से क्या हो गई, रिलैक्स हो गई, तो ओवरऑल जो चेस्ट कैविटी थी वो फिर से क्या हो गई, नॉर्मल साइज में आ गई। तो अंदर जो एक्स्ट्रा एयर थी वो बॉडी से बाहर निकाल दी गई। सो इट्स ऑल अबाउट क्रिएटिंग अ लो प्रेशर एरिया इनसाइड द चेस्ट कैविटी। और उस लो प्रेशर एरिया को कौन क्रिएट कर रहा है, इंटरकॉस्टल मसल्स या इनवॉलेंटरी मसल्स ऑफ रिब्स एंड डायफ्राम। डायफ्राम इज वेरी इंपॉर्टेंट इन रेस्पिरेशन और इनहेलेशन। अगर ये पंक्चर हो गया ना तो वहीं की वहीं इनहेलेशन खत्म हो जाएगा। पंक्चर से मतलब छेद हो गया, मान लो इसमें यहाँ पे छेद हो गया, अगर इसमें छेद हो जाएगा तो फिर तो कैसे होगा, आप खुद ही सोच लो। ये हो भी रहा है तब भी अंदर बहुत ज्यादा एयर प्रेशर क्रिएट हो जाएगा या कम हो जाएगा, गड़बड़ हो जाएगा मामला सारा। सो इसीलिए डायफ्राम को इंटैक्ट रहना बहुत जरूरी है। तो अगर पेट में चोट लगी किसी की और डायफ्राम अगर छेद हो गया उसमें तो कुछ नहीं बचेगा फिर। तो अब बोलिए जो डाउट्स हैं, टाइम भी हो गया है। यस हम डायफ्राम में कैसे छेद हो जाएगा? अरे चाकू लगने से हो जाएगा। क्यों, किसी ने चाकू मारा तो डायफ्राम में चाकू लगेगा तो छेद नहीं हो जाएगा क्या? तो कहने का मतलब ये अगर डायरेक्टली वहां पर ही चोट लग गई डायफ्राम में तो ऑब्वियसली वो डैमेज हो जाएगा। और कोई डाउट, प्रोसेस समझ में आ गया क्या? ये इंपॉर्टेंट होता है मैकेनिज्म ऑफ ब्रीदिंग। इसके ऊपर लॉन्ग क्वेश्चन बन सकता है 3 मार्क्स का, सीधा सीधा डायग्राम प्लस डायग्राम जो है वो आपको नोट्स में मिल जाएगा और आपका प्रोसेस मैंने समझा दिया है आपको प्रॉपर्ली। कोई डाउट हो तो पूछो। अरे कौन से ऊपर वाले क्वेश्चन का जवाब नहीं दिया, फिर से लिख दो, मुंह से बोल दो, अभी तो मैंने अनम्यूट किया हुआ है। तनिष्का दे तो दिया था आंसर बेटा, कि आपने 4 to 5 इयर्स वाला पूछा था उसका आंसर दे दिया था मैंने। फिर से पूछो आपको कौन सा क्वेश्चन अनआंसर्ड रह गया। हो गई, किसी और को कोई डाउट नहीं है? नो मैम। तनिष्का प्लीज स्पीक अप, बोल के पूछ लो आप।
खेल रहा हूँ, उसकी आवाज आ रही है। प्लीज फटाफट पूछो, मुझे क्लास भी एंड करनी है, बच्चे बेचारे कावले हो रहे हैं जाने के लिए। नहीं? हाँ, कितना परसेंटेज ऑफ वेस्ट इज एलिमिनेट होता है लंग्स के थ्रू सिर्फ ब्रीदिंग से? ये अभी अपन पढ़ेंगे, मैं कल वाले जब भी क्लास होगी मेरी, मैं उस पोर्शन में कवर करूंगी। लंग कैपेसिटी में हम पढ़ेंगे कि कितना परसेंट वेस्ट से, दैट इज जो वेस्ट एलिमिनेट हो रहा है लंग्स के थ्रू, वो सिर्फ और सिर्फ CO2 हो रही है। बॉडी में जो CO2 जनरेट हो रही है वही जा रही है। ऑब्वियसली पूरी बॉडी में जनरेट हो रही है। तो परसेंट ऑफ वेस्ट जो आप पूछ रहे हो, वो वेस्ट बहुत ही कैटेगराइज्ड नहीं है कि बहुत डिफरेंट टाइप का वेस्ट एलिमिनेट हो रहा है, उसमें सिर्फ और सिर्फ CO2 के एलिमिनेशन का काम हो रहा है। जो दूसरे वेस्ट है वो यूरिन के थ्रू या फीसिस के थ्रू बॉडी से बाहर निकाले जा रहे हैं, या स्वेटिंग के थ्रू। ठीक है? लंग्स के साइज सेम नहीं होते, नहीं लंग्स के साइज सेम नहीं होते हैं। लेफ्ट लंग जो होता है वो थोड़ा छोटा होता है एंड राइट लंग थोड़ा सा बड़ा होता है, बिकॉज ऑफ द पोजीशन ऑफ हार्ट. Heart is tilted towards the left lung. That is why. ठीक है. Okay, so I'm ending the class now. Okay, bye बच्चों. Bye ma'am. Okay.